हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 जो है ये है कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर से। क्वेश्चन है, हाउ इज़ इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर कंसीडर्ड इन अ कैश फ्लो स्टेटमेंट। बताइए, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स जो है ये कहाँ पर कंसीडर किया जाता है कैश फ्लो स्टेटमेंट में। फर्स्ट ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सेकंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी, थर्ड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फोर्थ बोथ ऑपरेटिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो जो भी इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स होता है ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट बनता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 का सेकंड वन इज़ करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 23, ये भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन था। मेंशन द बेसिस ऑन विच अ कैश फ्लो स्टेटमेंट इज़ प्रिपेयर्ड। किस बेस पे कैश फ्लो स्टेटमेंट को प्रिपेयर किया जाता है। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। कैश फ्लो स्टेटमेंट को हम लोग किस बेस पे प्रिपेयर करते हैं, कैश बेसिस पे प्रिपेयर करते हैं। तो आंसर इज़ कैश फ्लो स्टेटमेंट इज़ प्रिपेयर्ड ऑन कैश बेसिस। ठीक है, अब फटाफट करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 जो 6 मार्क्स का क्वेश्चन था। ठीक है, यहाँ पर करना क्या है आपको, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ ब्रूनो लिमिटेड। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी है आपको पूरी, क्यों, कौन सी कंपनी की, ब्रूनो लिमिटेड की। एज़ पर AS3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 को पूरा फॉलो करना है फॉर द ईयर 21 to 2022 फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट्स। ये आपको बैलेंस शीट्स गिवन है, इसी बैलेंस शीट से आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी है ब्रूनो लिमिटेड की। अब बैलेंस शीट में आपको डेटा किस तरह से गिवन है, 2022 का सारा गिवन यहाँ पे है, 2021 का ये गिवन है, ये प्रीवियस ईयर है और ये करंट ईयर है। सबसे पहले इक्विटी लाइबिलिटीज़ है और नीचे असेट्स है। इक्विटी लाइबिलिटीज़ की 3 मेन हेड है, शेयर होल्डर फंड है, नॉन करेंट लाइबिलिटी है, करेंट लाइबिलिटी है। और असेट्स में 2 मेन हेड है, नॉन करेंट असेट्स और करेंट असेट्स। देन नोट्स टू अकाउंट, प्रोपोज डिविडेंड दिया हुआ है और एडिशनल इन्फॉर्मेशन एडजस्टमेंट्स दिए हुए हैं। हाँ, ये इतना पूरा बड़ा क्वेश्चन है। तो पहले एक चीज़ ध्यान से आप लोग सुनिए कि इतने बड़े लंबे चौड़े क्वेश्चन को देख के आपको घबराना नहीं है कि सॉल्व कैसे होगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट में 3 मेजर हेडिंग होती है, ये तो पता है आप लोग को, 3 मेन हेड पे हम लोग काम करते हैं। हाँ, अब बताइए फर्स्ट वन जो मेन हेड होता है उसका क्या नाम होता है, पहला मेन हेड है जो, उसका क्या नाम होगा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या बनाना है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाना है। उसके बाद क्या बनता है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, सेकेंड नंबर का जो मेन हेड होता है उसका नाम होता है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और थर्ड नंबर का जो मेन हेड होता है उसका नाम होता है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, तो ये 3 मेन हेड होते हैं यहाँ पर। अब इसके आइटम जो है, जो ऑपरेटिंग में जाता है वो इन्वेस्टिंग में नहीं जाता है और जो इन्वेस्टिंग में जाता है वो फाइनेंसिंग में नहीं जा सकता। तो तीनों जो आइटम होते हैं, तीनों एक्टिविटीज़ के आइटम एकदम डिफरेंट होते हैं, कभी भी एक दूसरे से मिलते नहीं है कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि इन्वेस्टिंग में डालें कि फाइनेंसिंग में डालें कि ऑपरेटिंग में डालें। सॉरी, आपको बस कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए, तो आप फटाफट ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो पहले हमने क्या बताया, पहले आपको तीनों जो एक्टिविटीज़ हैं उनके आइटम को पता होना चाहिए कि ऑपरेटिंग में ये कुछ आइटम जाने वाले हैं, इन्वेस्टिंग में ये जाने हैं एंड फाइनेंसिंग में ये जाने हैं। जब तीनों आइटम आपको डाल लेना है तो उसके बाद जो है ये वाला जो देख रहे हैं ना 75,000, ये तीनों आइटम को प्लस माइनस करने के बाद अगर आंसर प्लस में आया तो हम बोलेंगे क्या, नेट इंक्रीज़ इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अगर आंसर माइनस में आया, ये 75,000 माइनस में आया होता तो हम बोलते हैं नेट डिक्रीज़ इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, फिर उसमें ऐड करते हैं ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो जो आंसर निकल के आता है वो आता है क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट।
और ये जो आंसर आया है ये आपके क्वेश्चन में पहले से गिवन होता है, तो इस तरीके से क्रॉस चेक भी हो जाता है। देखिए अपना क्वेश्चन वहाँ पे देखिए, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का बैलेंस कितना है दिया हुआ है ना, साफ साफ 4,69,000। और यही आंसर भी आपका आया है, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का 4,69,000। ठीक है, अब करना कैसे है ये देखिए। ये जो पूरा क्वेश्चन है, ये इक्विटी लायबिलिटीज़, ये पूरा नोट्स टू अकाउंट, ये सब कुछ, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या जाना है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या जाना है, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या जाना है, उसका आइडेंटिफिकेशन बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए। इक्विटी लायबिलिटीज़ है, शेयर होल्डर्स फंड है, और नॉन करेंट लायबिलिटीज़ है। तो शेयर होल्डर फंड और नॉन करेंट लायबिलिटीज़ के ये जो आइटम है 1 और 2 नंबर वाले, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाते हैं। हाँ, और असेट साइड में ये जो नॉन करेंट असेट्स हैं ये आपके इन्वेस्टिंग आइटम्स होते हैं। तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में ये जाएंगे। देन ऑपरेटिंग आइटम वो होते हैं जो बिज़नेस को चलाने के लिए ज़रूरी हैं। हाँ, जैसे एडजस्टमेंट्स में कुछ आइटम बचे हैं, वो वाले सारे एडिशनल इन्फॉर्मेशन वाले ये सारे हो गए आपके। ठीक है, तो इसके फॉर्मेट में ये तो थोड़ा थोड़ा बात समझ में आ गई कि अगर हमें फाइनेंसिंग देखनी है तो इक्विटी लायबिलिटीज़ का शेयर होल्डर्स फंड और नॉन करेंट लायबिलिटीज़ देखनी है, बस उसके अलावा और कहीं नहीं देखना है, ना करेंट लायबिलिटी देखना है, ना असेट्स देखना है, ये सब कुछ नहीं देखना है। और अगर इसी से रिलेटेड एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है तो भी देखनी है। और जब हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएंगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी करने जाएंगे तो नॉन करेंट असेट्स देखेंगे ध्यान से, और उसके बाद इसी से रिलेटेड अगर कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन है तो वो देखना है, इन्वेस्टिंग है। अब रही बात ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का देखिए ये थोड़ा सा बड़ी एक्टिविटी होती है। यहाँ पे डेली जो काम करना है हमें वो सारी चीज़ें आती हैं। तो पहले तो सबसे पहले हेडिंग डाल दिया कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। पर्टिकुलर अमाउंट, ये 2 कॉलम बना अमाउंट का। सबसे पहले क्या लिखा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, उसमें हेडिंग डाला नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सबसे पहले हमको क्या चाहिए, नेट प्रॉफिट चाहिए जो बिफोर टैक्स होगा। जब नेट प्रॉफिट निकल आएगा तब लिखना है एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। तो चलिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है फाइंड आउट करते हैं, कितना होगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स और ये कैसे निकाला जाएगा। तो देखिए रिज़र्व सरप्लस, ध्यान से देखिए, रिज़र्व सरप्लस में कोई नोट नहीं दिया हुआ है, तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है। कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम लोग कैश का फ्लो चेक करते हैं और वही लिखते हैं। कैसे फ्लो, 88,000 था पहले 2021 में, और 2022 में 1,20,000 हो गया। तो कितना फ्लो हुआ, मतलब कितना ज़्यादा कैश आया, जितना कैश आया वो हम पहले देख लेंगे। तो 1,20,000 में 88,000 माइनस करेंगे तो कैश का फ्लो कितना हुआ, कैश का बहाव कितना आया, 32,000। तो ये प्लस में लिखा हुआ है। अब इसमें आइटम्स ऐड करने हैं। क्या क्या ऐड करते हैं हम, प्रोविज़न फॉर टैक्स अगर करेंट ईयर का है तो ऐड कर लेते हैं। इंटरिम डिविडेंड ड्यूरिंग द ईयर का होता है तो ये ऐड होता है। प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का होगा तो ऐड करेंगे। और ट्रांसफ़र टू रिज़र्व है तो ये भी जो है फ्लो जितना भी होगा वो ऐड करेंगे। लेस रिफंड ऑफ टैक्स करेंगे। तो इसमें कुछ और कोई आइटम दिया ही नहीं था। शॉर्ट टर्म प्रोविज़न में प्रोविज़न फॉर टैक्स लिखा था, यहाँ पर भी कोई नोट नंबर नहीं दिया हुआ है तो बस सीधा यहीं से देखेंगे और जो करेंट ईयर का है वही ऐड करेंगे। तो प्रोविज़न फॉर टैक्स में ड्यूरिंग द ईयर में कितना दिया हुआ है, अच्छा देखिए यहाँ 40,000, प्रीवियस ईयर का 30,000 है और करेंट ईयर का 40,000 है। और नीचे एडजस्टमेंट में भी दिया हुआ है टैक्स पेड वॉज 25,000। तो जब एक आइटम से रिलेटेड हमें 3 इन्फॉर्मेशन मिली हुई है तो अब हमें इसका अकाउंट बनाना पड़ेगा और उसी अकाउंट से हम लोग फाइंड आउट कर पाएंगे कि करेंट ईयर का कितना है प्रोविज़न फॉर टैक्स और प्रीवियस ईयर का प्रोविज़न फॉर टैक्स कितना है। ठीक है, तो अब चलिए इसका अकाउंट बनाते हैं। प्रोविज़न फॉर टैक्स क्या है, लाइबिलिटी है। हाँ, और जब भी कोई लाइबिलिटी बढ़ती है
प्रोविज़न फॉर टैक्स क्या है, लाइबिलिटी है, और जब भी कोई लाइबिलिटी बढ़ती है तो वो क्रेडिट में जाती है, और जब भी कोई लाइबिलिटी कम होती है तो वो डेबिट में आती है। तो लाइबिलिटी का जब भी ओपनिंग बैलेंस हमें लिखना होगा तो हम लोग बाय साइड में लिखेंगे। तो ओपनिंग बैलेंस जो है ये 30,000 हो गया। ओपनिंग बैलेंस का मतलब प्रीवियस ईयर का बैलेंस 30,000 लिखा, और ये जो 40,000 है ये क्लोजिंग बैलेंस है। ये जो है ये प्रीवियस ईयर का हो गया ओपनिंग बैलेंस, और ये करंट ईयर का हो गया, ठीक है, 40,000। उसके बाद नीचे दिया हुआ है टैक्स पेड एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, यहाँ पे दिया था ना टैक्स पेड 25,000, तो वो 25,000 टैक्स पेड है। तो जब भी पेमेंट दी होगी कोई भी तो वो पैसा तो कटेगा ना, तो टू बैंक लिख के ब्रैकेट में लिखेंगे टैक्स पेड और पेमेंट कर देंगे, 25,000 की पेमेंट हो गई। तो ये 3 इन्फॉर्मेशन मिली थी। हाँ, ये तो आपको कंपलसरी मिलेगी हर क्वेश्चन में, और ये भी मिलेगी। अब रही बात ये पेमेंट वाली या ये वाली, तो इसमें से दोनों में से एक मिलेगी। अगर बोलेगा कि प्रोविज़न फॉर टैक्स करेंट ईयर का दिया हुआ है तो करेंट ईयर का होगा तो आप लोग क्रेडिट साइड में लिख लेंगे, और अगर बोलेगा कि टैक्स पेड है तो उसको आपको डेबिट में ही लिखना है। तो टैक्स पेड यहाँ गिवन था तो यहाँ पे 25,000 लिख लिया। अब प्लस माइनस कर दिया तो बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट आ गया, बैलेंसिंग फिगर बीइंग प्रोविज़न मेड। ये प्रोविज़न क्या है, ये कैसा प्रोविज़न है, जो बनाया है अभी हमने, पेमेंट नहीं हुई है, ये प्रोविज़न मेड है, आगने वाले साल के लिए प्रोविज़न अभी से बना के रखा हुआ है। तो ये 35,000 आया है, और यही 35,000 जो आया है यही जो है एनपी में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालते टाइम ऐड करना है, जो भी हम बना के रख रहे हैं, माइनस नहीं कर रहे हैं अभी, ठीक है। और ये जो टैक्स पेड है 25,000, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में एकदम लास्ट में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 25,000। अब देखिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के लिए हम लोग ने क्या करना है, 32,000 ले ही लिया था, और जो ये प्रोविज़न फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द करेंट ईयर का है ना 35,000, इसको भी ऐड कर लिया, बाकी कोई इन्फॉर्मेशन थी ही नहीं। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आ गया, 67,000 आ गया, और यही 67,000 जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया है इसको यहाँ लिख दिया। फिर उसमें ऐड करेंगे, क्या क्या चीज़ें ऐड करते हैं, जो भी लॉस होता है या डेप्रिसिएशन होता है, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग होता है, शेयर इशू एक्सपेंस होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जितने भी लॉस के आइटम होते हैं जो नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम है। नॉन कैश का मतलब या तो कैश नॉन कैश का मतलब क्या हो गया, या तो कैश में पेमेंट हो ही नहीं है। नॉन ऑपरेटिंग का मतलब होता है जो बार बार अकर होने वाले हैं भी नहीं, ठीक है। तो ये अब निकालना पड़ेगा, कितना मशीनरी को बेचने पे लॉस आ रहा है, क्या डेप्रिसिएशन लग रहा है, इंटरेस्ट जो है 18,000 का पेड ऑन ऑल बोरोइंग्स, ये तो सीधा क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन एडजस्टमेंट नंबर 4 थर्ड वाला है, ठीक है। तो ये तो सीधा लिख दिया ऐड में 18,000 इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग। अब चलिए फटाफट ये लॉस ऑन मशीनरी निकाल लेते हैं और उसका डेप्रिसिएशन निकालते हैं और लिख देते हैं यहाँ निकाल के। करना क्या है, मशीनरी की वैल्यू देखनी है, कितनी बार हमको क्या क्या मशीनरी में वैल्यू दी हुई है। तो क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, नॉन करेंट असेट्स में ए नंबर पे प्लांट मशीनरी, तो असेट अकाउंट जब भी बनता है तो असेट प्लांट एंड मशीनरी कौन से अकाउंट है, असेट अकाउंट है। और असेट जब बढ़ता है तो डेबिट होता है, और असेट जब घटता है तो क्रेडिट होता है। तो जब भी असेट का ओपनिंग बैलेंस होगा, मतलब प्रीवियस ईयर का बैलेंस होगा, तो उसको हम कहाँ लिखेंगे, डेबिट में लिखेंगे। और असेट्स का अगर क्लोजिंग बैलेंस होगा, क्लोजिंग बैलेंस का मतलब करेंट ईयर का बैलेंस होगा, तो उसको हम कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो ये डाल दिया 330 2021 का था तो डेबिट में आ गया, और 380 जो है ये क्लोजिंग था, क्रेडिट का था, तो इसको यहाँ पे लिख दिया। ये दोनों हो गया। अब उसके बाद आगे बढ़िए और देखिए फर्स्ट नंबर के एडजस्टमेंट में दिया है कि प्लांट एंड मशीनरी 1,20,000 की परचेज़ किया गया और कुछ मशीनरी को बेचा गया है लॉस पे
12,000 के, तो ये लॉस पे बेचा गया है 12,000 के, तो लॉस जो है कितने का हुआ है, 12,000 का लॉस है, 12,000 का लॉस है, तो बाय लॉस ऑन मशीनरी जो है क्रेडिट साइड में लिख दिया। ठीक है, उसके बाद बोला कि कंपनी ने चार्ज किया 38,000 डेप्रिसिएशन ऑन इट्स प्लांट एंड मशीनरी। अब सिंपली कंपनी ने डेप्रिसिएशन चार्ज किया 38,000 का, तो जब 38,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज किया है तो यहाँ पे 38,000 लिख दिया डेप्रिसिएशन जो चार्ज हुआ है। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी लिख लिया, डेप्रिसिएशन लिख दिया, और उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस लिख दिया। और प्लांट एंड मशीनरी 1,20,000 की परचेज़ किया था ना इन्होंने, तो जब परचेज़ किया था तो हमने यहाँ साफ साफ बताया कि प्लांट एंड मशीनरी जो है टू बैंक से परचेज़ किया था 1,20,000 रुपये की। 1,20,000 को बेचा है, लॉस पे बेचा है, 12,000 के लॉस पे बेचा है, उस पर डिप्रिसिएशन 38 का लगा है। सारी इन्फॉर्मेशन जो दी थी वो सब लिख के प्लस माइनस किया, तो जो बैलेंसिंग फिगर आया 20,000 का, ये सेल आ गया है। क्या आ गया है, सेल आ गया है। तो जब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनाने जाएंगे तो उसमें हमें सिर्फ सेल और परचेज़ की वैल्यू चाहिए होगी, बस, बाकी और कोई वैल्यू नहीं लेंगे। तो ये दोनों जो है हमारा जब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनाएंगे तो यहाँ से ये परचेज़ की वैल्यू ले लेंगे, और परचेज़ किया है तो ये ब्रैकेट में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, और सेल किया है तो पैसा आएगा कंपनी के पास, तो ये प्लस में आ जाएगा। ठीक है, और जब ऑपरेटिंग एक्टिविटी करेंगे तो वहाँ पर हमें लॉस ये वाला ऐड करना है और डेप्रिसिएशन ऐड करना है। ठीक है, तो अकाउंट बनाने का ये यूज़ होता है कि सीधी सीधी वैल्यू फिगर उठ के चला जाता है सीधा स्टेटमेंट में। ये हो गया। अब देखिए आगे, तो ये दोनों फिगर कहाँ से आया, लॉस ऑन सेल ये अकाउंट से बना लिया, डेप्रिसिएशन भी अकाउंट से आ गया, और कोई डिटेल दी नहीं थी, सबको ऐड किया 68,000 आया, दोनों को जोड़ा 1,35,000 मिला। तो ये जो आया है 1,35,000, इसको हम बोलेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, जो कि है बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, वर्किंग कैपिटल चेंज होने से पहले ये आ गया। ठीक है, वर्किंग कैपिटल क्या होता है पता है आपको, वर्किंग कैपिटल क्या होता है, करेंट असेट्स और करेंट लाइबिलिटीज़, करेंट असेट माइनस करेंट लाइबिलिटीज़ जो होती है ये होता है WC, वर्किंग कैपिटल। तो ये वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया है जो बिफोर चेंजेस ऑफ वर्किंग कैपिटल के चेंज होने से पहले आया है। तो अब हमें वर्किंग कैपिटल के चेंजेस को भी दिखाना है, तो जिसमें करेंट असेट को कंसीडर करना है और करेंट लाइबिलिटी को कंसीडर करना है। अब एक छोटी सी बात ध्यान में आपको ये रखना है कि जब भी इंक्रीज़ इन CL होगा, क्या होगा, इंक्रीज़ इन करेंट लाइबिलिटी होगा तो हमें ऐड करना है, और डिक्रीज़ इन CL होगा, अगर डिक्रीज़ इन करेंट लाइबिलिटी होगा तो क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, याद रहेगा। इंक्रीज़ इन CL का क्या मतलब हो गया, जैसे मान लीजिए यहाँ 2020 का फिगर दिया है, यहाँ 2021 का दिया है। बिल्स पेबल है, बिल्स पेबल 2021 में 10,000 है और 2022 में 20,000 हो गया। ठीक है, अब बताइए कितने का फ्लो हुआ है, बढ़ा है बिल्स पेबल की घटा है, तो लाइबिलिटी क्या हुई है, 10,000 की बढ़ी है ना, तो 10,000 की लाइबिलिटी और क्रिएट हो गई, हमने और पैसा मांग लिया, तो इंक्रीज़ इन CL है, तो यहाँ पे लिखेंगे बिल्स पेबल और 10,000 जो है प्लस में लिख देंगे। यही अगर कम होता, माइनस होता, है ना, यहाँ 10,000 होता, यहाँ 20,000 होता, तो कम हो जाता तो हम क्या लिख देते, कहाँ पे लिख देते, माइनस में लिख देते, डिक्रीज़ इन CL होता तो 10,000 माइनस में आ जाता। तो इस तरीके से इसको करना है। और उसी के अपोजिट असेट का क्या हाल होगा, अगर इंक्रीज़ इन CA होगा, इंक्रीज़ इन करेंट असेट्स होगा तो क्या करना है, हमें सब्ट्रैक्ट करना है, और डिक्रीज़ इन CA होगा, करेंट असेट्स अगर डिक्रीज़ होगा तो क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, चलिए अब, और ये आइटम कहाँ से चेक करना है हमें, यहाँ पर बैलेंस शीट में ही करेंट लाइबिलिटीज़ में करेंट लाइबिलिटीज़ चेक कर लेनी है, और करेंट असेट्स से करेंट असेट्स चेक कर लेने हैं। तो करेंट असेट्स में सिर्फ कैश इन बैंक दिया हुआ है तो इसमें कुछ और है ही नहीं, तो ये तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट बनता है। अगर यहाँ पे डेटर होता, स्टॉक होता, बिल रिसीवेबल होता तो हम लोग देखते, तो अभी इसमें कुछ है ही नहीं, देखेंगे ही नहीं। और करेंट लाइबिलिटी की जहाँ बात रही तो वहाँ पर शॉर्ट टर्म बोरोइंग दिया हुआ है जो है बैंक ओवरड्राफ्ट, और शॉर्ट टर्म प्रोविज़न में प्रोविज़न फॉर टैक्स है, तो ये भी दोनों नहीं जा सकता, क्योंकि बोरोइंग जो है ये हमने जो पैसा लिया ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट बनेगा, और प्रोविज़न फॉर टैक्स तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में देख लिया है। यही अगर बिल्स पेबल होता या यहाँ पर क्रेडिटर्स होते तो हम लोग यहाँ पे चेक करते ये। ठीक है, तो ये भी नहीं गया। अब आगे करते हैं, तो ना करेंट असेट्स में कुछ आया ना करेंट लाइबिलिटी में कुछ आया, तो सब डैश लगा दिया और सीधा यहाँ पे लेस टैक्स पेड लिखा, लास्ट में क्या लिखा, लेस टैक्स
पेड, तो 25,000 का ये भी अकाउंट से उतर के आया, 25,000 माइनस हो गया, तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ आ चुकी है। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग क्या लिख देते हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। अभी बताया था आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में 2 ही चीज़ जानी है जो एक हमारे दी हुई है पूरे अकाउंट में हम लोग ने बना के रखी थी। तो परचेज़ ऑफ मशीनरी ब्रैकेट में लिख देंगे और सेल ऑफ मशीनरी प्लस में लिख देंगे, तो प्लस माइनस करके आंसर 1 लाख का आएगा। ये ब्रैकेट में मतलब माइनस में आया है तो इसमें लिखेंगे कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अगर प्लस में आता तो क्या लिखते, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, तो सेकंड नंबर का ये आ गया। अब रही बात फाइनेंसिंग एक्टिविटी की, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के लिए क्या चेक करना है, शेयर होल्डर्स फंड और नॉन करेंट लाइबिलिटीज़। कोई नोट टू अकाउंट दिया नहीं है, ना नंबर दिया हुआ है, तो सीधा सीधा बस आ जाएगा। पहले जो है शेयर कैपिटल जो है 2021 में 3,50,000 का था और 2022 में कितना हो गया, 5 लाख का हो गया, तो बढ़ा है ना। तो जब भी बढ़ा है तो हम कहेंगे पैसा आया है। तो इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल से पैसा आया है, तो 3,50,000 और 5 लाख हुआ है, तो 5 लाख में 350 को माइनस करिए, कितना आया पैसा, 1.5 लाख का आया, 1,50,000। तो इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल 1,50,000 लिखिए। ठीक है, उसके बाद रिजर्व सरप्लस का तो पीएल में काम हुआ है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग की बात रही, तो 2,10,000 से 1,50,000 हुआ है, तो कम हो गया है, तो ये यहाँ पे रिडीम हुआ है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग माइनस हुआ है, तो यहाँ पर लिखेंगे रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, तो -60,000। ठीक है, 2,10 को 1,50 से माइनस करेंगे तो 60,000 आएगा। फिर इंटरेस्ट पेड ऑन बोरोइंग एडजस्टमेंट में दिया ही था, तो इसको भी माइनस कर देंगे, 18,000 रुपये से पैसा चला गया ना, इंटरेस्ट पे किया गया। तो जब भी पैसा चला जाता है तो ब्रैकेट में होता है, यही अगर पैसा आता है तो प्लस में होता है। और बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ था, तो पहले जो है 46 का था और अब 39 का हो गया है, तो 46,000 में से 39,000 को माइनस करेंगे, तो यहाँ पर भी क्या मिलेगा आपको, 7,000। ये भी क्या है, ब्रैकेट में है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट जो है ये रीपेड हो गया, तो 7,000 ये भी कहाँ आएगा, ब्रैकेट में आ गया। ठीक है, तो ये चारों आइटम लिख लिया आपने, सबका एडजस्टमेंट किया, प्लस वाला अलग लिखिए, माइनस वाला अलग, और फिर उसके बाद जो है 1.5 लाख प्लस का ज़्यादा था, तो आंसर भी जो है प्लस का आया, 65,000 फाइनल कॉलम में लिख दिया। अब उसके बाद जो है एडजस्टमेंट किया तो 75,000 आया। हाँ, और अगर आप कैश एंड कैश बैलेंस को जो है 3,94,000 को 4,69,000 से माइनस करते ना, तब भी आपका 75,000 आता। फ्लो कितना पैसा आया है, प्लस हुआ है ना, तो ये क्रॉस चेक भी हो गया। फिर इंक्रीज़ इन ओपनिंग जो बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस का मतलब 3,94,000 जो है, इसको ऐड करेंगे 75,000 में, तो 4,69,000 मिल जाएगा। तो ये कैश एंड कैश बैलेंस जो है क्लोजिंग का आ गया। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है ये जो इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन दिए हैं ना, और करके ये वाला सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।